कभी सोचा है कि एक आइडिया, एक ब्लूप्रिंट असलियत में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कागज पर बने प्लान्स से हमारे एनर्जी का फ्यूचर यानी भविष्य तैयार हो रहा है। अच्छा, एक जान बचाने वाली कैंसर की दवा और एक बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कॉमन हो सकता है? दोनों में एक ही बात है कि दोनों की शुरुआत एक आइडिया से हुई थी। एक ऐसा आइडिया जिसे कुछ खास नियमों के तहत प्रोटेक्ट किया गया था, और यही नियम तय करते हैं कि इनोवेशन किस दिशा में और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आज के सफर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इन आइडियाज को प्रोटेक्ट करने वाले नियम यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर है क्या। फिर हम भारत की एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन, पेटेंट पैराडॉक्स पर नजर डालेंगे, और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि ये नियम कैसे क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और हमारे आने वाले कल के फ्यूल को शेप दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर हर नई खोज, हर नया आविष्कार खड़ा होता है, यानी इनोवेशन के खेल के नियम। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआरस हैं क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को दिया गया एक तरह का कानूनी इनाम है। ये इनाम उन्हें एक तय समय के लिए अपनी क्रिएशन पर एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, ताकि नई नई चीजें बनाने का मोटिवेशन बना रहे। अब आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के भी कई तरीके हैं। इससे एक स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके अंदर की जो यूनिक टेक्नोलॉजी है उसे पेटेंट प्रोटेक्ट करता है। फोन के पीछे जो लोगो है उसे ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है। मतलब हर क्रिएटिव चीज के लिए एक अलग तरह का प्रोटेक्शन है। तो अब जब हम इन बेसिक नियमों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि भारत में ये कैसे काम करते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 90,000 से भी ज्यादा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत में इतने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए। ये पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि इंडिया में इनोवेशन की एक जबरदस्त लहर चल रही है। लेकिन यहां एक पेच है। हर पेटेंट का मतलब कोई जमीन आसमान बदल देने वाला आविष्कार नहीं होता। एक प्रैक्टिस है जिसे पेटेंट एवरग्रीनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले से पेटेंट की हुई चीजों में छोटे-मोटे बदलाव करके उनका पेटेंट और लंबे समय के लिए बढ़ा दिया जाता है। इससे सस्ती जेनेरिक दवाइयां जैसी चीजों का मार्केट में आना और मुश्किल हो जाता है। और ये फर्क कितना बड़ा है वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ है एक असली जान बचाने वाली दवा, और दूसरी तरफ है उसी दवा में किया गया एक छोटा सा बदलाव जिससे मरीज को कोई खास फायदा नहीं होता। भारत का जो मशहूर नोवार्टिस कैंसर दवा का केस था, उसमें यही सबसे बड़ा मुद्दा था, और इसका सीधा असर आम आदमी की सस्ती दवाओं तक पहुंच पर पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ये बयान इसी टेंशन को हाईलाइट करता है। एक तरफ पेटेंट फाइलिंग का बूम है और दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को असल में लागू करने यानी इन्फोर्स करने में आज भी बड़े चैलेंजेस हैं। तो आइडियाज के लिए बने ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम अपने प्लैनेट के सबसे बड़े चैलेंज को देखते हैं, और वो है एनर्जी। यहीं पे वो ब्लूप्रिंट जमीन पर उतरता है। इन्हीं आइडियाज और नियमों का इस्तेमाल करके हमारे क्लीन एनर्जी के भविष्य को हकीकत में बदला जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनर्जी के सबसे पावरफुल और हाँ, सबसे ज्यादा विवादास्पद सोर्स से न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर एनर्जी मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहला है न्यूक्लियर फिशन, जिसमें एक भारी एटम को तोड़ा जाता है। आज के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इसी पर चलते हैं। और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें दो हल्के एटम्स को जोड़ा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सूरज में होता है। इसे क्लीन एनर्जी का होली ग्रेल माना जाता है। और जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है तो इंडिया का प्लान बहुत ही यूनिक और एम्बिशियस है। ये 3 स्टेज का प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारत एनर्जी में आत्मनिर्भर बन सके। इसका आखिरी लक्ष्य है हमारे देश में मौजूद थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करना, एक ऐसा रिसोर्स जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। हालांकि इतने बड़े प्लान्स के बावजूद आज की हकीकत ये है कि न्यूक्लियर पावर भारत की कुल बिजली का सिर्फ 3.1% हिस्सा है। मतलब 2047 तक 100 गीगावाट के टारगेट तक पहुंचने का सफर अभी बहुत लंबा है। और यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी का असली डिलेमा यानी दुविधा सामने आती है। एक तरफ इससे ग्रीनहाउस गैसें नहीं निकलती, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ रेडियो एक्टिव वेस्ट को ठिकाने लगाना और एक्सीडेंट्स का खतरा, ये सब इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चॉइस बना देते हैं। लेकिन एनर्जी का भविष्य सिर्फ न्यूक्लियर पावर तक ही सीमित नहीं है। चलिए
अब कुछ और टेक्नोलॉजीज पर भी नजर डालते हैं जो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ ले जा रही हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का फ्यूल कहा जा रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सारा हाइड्रोजन एक जैसा नहीं होता। ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन को बनाने में अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। असली गेम चेंजर है ग्रीन हाइड्रोजन। इसे सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी से बनाया जाता है। मतलब जीरो पोल्यूशन। दुनिया इसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह लिथियम आयन बैटरीज हैं। ये पावरफुल हैं, एफिशिएंट हैं, लेकिन इनकी एक कीमत है। एक तो ये महंगी बहुत है, दूसरा लिथियम की माइनिंग से पर्यावरण पर जो असर पड़ता है वो एक बड़ी चिंता का विषय है जिसे हमें सुलझाना ही होगा। और यहाँ आकर सारी बातें आपस में जुड़ जाती हैं, चाहे वो एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर हो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी हो या फिर एक बेहतर बैटरी। ये सारे साइंटिफिक ब्रेक थ्रू उन्हीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नियमों से जुड़े हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। इनोवेशन और उसे कंट्रोल करने वाले नियम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। ये तो तय है कि इनोवेशन ही हमारे भविष्य को पावर देगा, लेकिन उस इनोवेशन का मालिक कौन होगा? जैसे जैसे हम एक साफ सुथरी दुनिया बना रहे हैं, आज हम जो नियम बना रहे हैं वही तय करेंगे कि कल की पावर किसके हाथ में होगी।